फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियां। हम आज कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को समझेंगे कि कब से हमने कंप्यूटर में जो टाइम डिवाइड किया है। जो जनरेशन का मतलब एक तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं वो किस किस जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमने उसको एक जनरेशन का नाम इसलिए दिया क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर में चेंजेस आना शुरू हुए, दैट मीन्स कि हम बात करेंगे कि हार्डवेयर लेवल की। बेसिकली जो कंप्यूटर में पहले इनिशियली हमने चेंजेस देखे वो हार्डवेयर लेवल को देखते हुए किए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकल डिवाइसेस या मैकेनिकल कंपोनेंट से बनाए जाते थे। वो कंप्यूटर्स काफी बड़े, हैवी और काफी ज्यादा जगह घेरते थे, एक्सपेंसिव होते थे। बट आज के जो टाइम में हमने जो जनरेशन देखी है कंप्यूटर की, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि हार्डवेयर लेवल पर और सॉफ्टवेयर लेवल पर दोनों भी जगह पर टेक्नोलॉजी में हमने चेंजेस देखे हैं। आज के कंप्यूटर हमने देखे हैं कि एआई बेस्ड हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज की टेक्नोलॉजी में और पहले की टेक्नोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस था। क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर बेसिकली बनाए गए थे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते थे, जो पहले के कंप्यूटर हमने बनाए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जब बिगनिंग हुई तो बिगनिंग कहाँ से हुई, जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को नहीं कर पाते थे या कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस को हम नहीं कर पाते थे, बिजनेस में कोई बहुत बड़ी किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, कुछ भी करना हो, कोई भी कैलकुलेशन करना हो, सो बेसिकली कंप्यूटर को उसी फॉर्म में हमने बनाया और उसी हिसाब से हमने उसको स्टार्ट किया। हम आपको बता भी चुके हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में कंप्यूटर है क्या। बेसिकली कंप्यूटर का जो नाम हमने आपको बताया था वो है संगणक, और संगणक का मतलब है गणना करना। बट आज के समय में कंप्यूटर ओनली कैलकुलेशन नहीं करता, कंप्यूटर आज सब कुछ कर सकता है जो हम चाहते हैं, यानी एवरीथिंग पॉसिबल इज डन बाय कंप्यूटर्स। क्योंकि हमने आपको कंप्यूटर्स के प्रीवियस क्लास में यूजेस बताए थे कि कहाँ कहाँ किस किस जगह इसका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ किस तरीके से इसको यूज किया जाता रहा है। उसी सीरीज में मैं आपसे आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस कर रहा हूं, पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिव्यू करा दूं कि जनरेशन शब्द हमने दिया कब और जनरेशन से इसका क्या ताल्लुक है। क्योंकि कंप्यूटर की जब हिस्ट्री बिगनिंग हुई थी तो बहुत समय से, यानी कि 1600 से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। बट कंप्यूटर जो का जो बेसिक एरा हम कह सकते हैं वो 1946 से स्टार्ट हुआ, यानी 1944 1945 तक जो कंप्यूटर थे उन्हीं से हमने इसको जनरेशन का नाम दिया है। तभी हमने इसको डिवाइड किया, बेसिकली हार्डवेयर लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया था और आगे जाकर के इसको सॉफ्टवेयर लेवल पर भी हमने इसको डिवाइड किया। तो कहीं ना कहीं हमको जो जानना चाहिए वो ये कि पहले के कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको हिस्ट्री के माध्यम से तो सारी चीजें बता दी थी, पर शायद जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं उनके लिए एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, और मैं उनसे चाहूंगा कि डिटेल में जो मैंने चीजें समझाई हैं वो मेरी उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और उसको हम आपको बताते हैं कि जनरेशन में कंप्यूटर में क्या चेंजेस थे। बेसिकली जनरेशन कब हमने इसको दिया नाम, और उसके पहले की कंप्यूटर में क्या थे, क्योंकि पहले के कंप्यूटर मैकेनिकली यूज किए जाते थे। इसके बाद में क्योंकि उनमें जो करंट का फ्लो करना होता था वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करके किया जाता था, पर आज के कंप्यूटर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जब से हम यूज करने लग गए हैं, डिजिटल कंप्यूटर जब से आया, तो कंप्यूटर के जो साइज थे उनको अफोर्ड करना था, उनकी रिलायबिलिटी थी वो काफी बढ़ गई, राइट। तो वो सारी चीजों को अभी हम जानेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक बार शॉर्ट रिव्यू करा देते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो कंप्यूटर में चेंजेस आया था, कौन सी मशीन हम लेके आए थे, अबेकस मशीन को लेके आए थे, जिसको 4000 वर्ष पहले चाइना ने इन्वेंट किया था। और अबेकस हमने बचपन में देखी, एक स्लेट टाइप की होती थी जिसमें कुछ छड़ होती थी और उसमें कुछ बीट्स होते थे, इनसे हमने कैलकुलेशन का तरीका निकाला। इसके बाद में नेपियर बॉन्स आए थे, और नेपियर बॉन्स ने कैलकुलेशन के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया था वो था नेपियर बॉन्स के नाम से।
और इसके बाद में स्लाइड रूल जो कि विलियम ऑटर लेकर के आए थे 1622 में। नेपियर बॉन्स आया था 1550 से 1617 के बीच में, राइट। और स्लाइड रूल को 1622 में लाया। देन स्लाइड रूल में जो इन्वेंट किया गया था वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, इनके लिए यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इसको एडिशन के लिए यूज किया गया था। तो जो पॉइंट्स के नंबर्स हुआ करते थे उनको भी जोड़ने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, उसके लिए स्लाइड रूल का कॉन्सेप्ट आया। और इसके बाद में पास्कलिन एक डिवाइस थी, उसको लाया गया। और पास्कलिन को अर्थमेटिक मशीन के नाम से भी जानते हैं। 1642 से 1644 के बीच में इसको इन्वेंट किया गया। और इसको जो इन्वेंट करने वाले थे वो हैं ब्लेजे पास्कल। और पास्कल को मैंने आपको बताया था कि इनकी फादर टैक्स अकाउंटेंट थे, तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट से इन्होंने ये मशीन को बनाया था। और इसमें देखिए कुछ व्हील्स हुआ करते हैं जो मशीन के ऑडोमीटर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसी के बाद में स्टेप रेकनर या लेबनिज व्हील को लाया गया। और ये गॉडफ्रेंड थे जिन्होंने 1673 में यानी 1673 में इस मशीन को बनाया था। और ये जो है पास्कल का ही एक इन्वेंशन था, इम्प्रूव्ड इन्वेंशन हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल पास्कल की तरह ही इस मशीन को भी आप देखेंगे। देखिए इसमें भी व्हील्स लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पर इन्होंने जो चेंज किया था आई थिंक कि उसमें ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें उन्होंने गियर्स यूज किए थे, तो गियर्स की जगह पर व्हील्स का यूज, स्टेप रनर का यूज किया था। इसके बाद जैकवर्ड लूम आए। और जैकवर्ड लूम ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स थे, जो डिजाइन या पैटर्न्स को प्रिंट करना होता था, उसको इन्होंने यूज किया। देखिए जैकवर्ड लूम जो कि कपड़े पे कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के जो पैटर्न हुआ करते थे उसके लिए इन्होंने स्टोर करने के लिए प्रोग्राम को पंच कार्ड्स का भी इस्तेमाल किया। देन इसके बाद में अर्थमोमीटर आया, जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और इसको थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 में बनाया था। ये फर्स्ट रिलायबल यूजफुल और कमर्शियली यूजफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी। और इस तरह से देखिए इस मशीन को आप देख सकते हैं ये। इसके बाद में डिफरेंस इंजन को लाया गया। और डिफरेंस इंजन को 1820 में लाया गया। इसके जो इन्वेंटर थे वो चार्ल्स बेबेज, जिनको हम आज भी कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं या कंप्यूटर के जनक कहते हैं, इन्हीं की देन थी। इसके बाद में हम डिफरेंस इंजन देख पा रहे हैं। देखिए इन्होंने ये बनाया था डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन का जब इन्होंने एक इम्प्रूव फॉर्म बनाया था तो एनालिटिकल इंजन के नाम से जो की है, ठीक है। देखिए ए एनालिटिकल इंजन 1830 में इन्होंने बनाया था। और इसमें डिफरेंस इंजन में जो जो खामियां थी उसी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। ये एनालिटिकल इंजन है, इसी का इम्प्रूव्ड फॉर्म है। और इसके बाद में एनालिटिकल इंजन के बाद में जो हम आपको बताए थे कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, अगस्ता एडी ब्राउन, जो कि 1840 में इनका बर्थ हुआ था। और 1840 में इन्होंने इसको किया था, बाइनरी सिस्टम का इन्होंने यूज किया था और सजेस्ट किया था। तो इन्होंने जो प्रोग्राम्स लिखे थे एनालिटिकल इंजन के लिए, ये अगस्ता एडा ब्राउन ने लिखा था। और इनको ही फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से इसलिए हम जानते हैं। इसके बाद में एक कैलकुलेशन प्रिंटिंग कैलकुलेटर के रूप में जॉर्ज सुर्जी ने 1843 में एक कैलकुलेशन इंजन बनाया। फिर इसके बाद में टैबलेटिंग मशीन के लिए हरमन होलरेथ ने इसको इन्वेंट किया। टैबलेटिंग मशीन बनाई हरमन होलरेथ ने 1890 में। और ये अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे। तो इन्होंने एक मैकेनिकल टैबलेटर को पंच कार्ड के आधार पर बनाया था। और जहां पर इसमें रिकॉर्ड करना, डेटा को शॉर्ट करना, इन्होंने इसके लिए यूज किया था पंच कार्ड का, ठीक है। हरमन होलरेथ ने ही आईबीएम मशीन को, आईबीएम जो कंपनी थी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको इन्होंने बनाया। और 1924 में इसका एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया, हरमन होलरेथ ने आईबीएम को, ठीक है। ये टैबलेटिंग मशीन मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये देख सकते हैं टैबलेटिंग मशीन। इसके बाद में टैबलेटिंग मशीन के बाद में डिफरेंशियल एनालाइजर को लाया गया। और ये वेनेवर बुश ने किया था और 1930 में किया था। 25 कैलकुलेशन को लगभग ये कुछ मिनट्स में सॉल्व कर सकता था। तो उन्होंने उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स को स्विच किया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए। देन इसके बाद में आप देख सकते हैं, देखिए डिफरेंस एनालाइजर की इमेज है। और इसके बाद में मार्क 1 कंप्यूटर को जब लाया गया डिफरेंस एनालाइजर के बाद में, तो ये एक सबसे बड़ा चेंजेस था कंप्यूटर के इतिहास में। और 1937 में इसको स्टार्ट किया गया, इसको
इसको यूज किया गया था। सो जो कैलकुलेशंस थे बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए किया गया। 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर को बनाया गया था, और ये जो कंप्यूटर बनाया गया वो IBM और हार्वर्ड के बीच में पार्टनरशिपिंग थी इसकी, और इसको हम फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप इस कंप्यूटर को, तो उस तरह के कंप्यूटर थे। इसके बाद देखिए फिर Z1 कंप्यूटर आया, कॉर्नर ज्यूस ने बनाया था 1936 टू 1938, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये Z1 कंप्यूटर है, और एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर आया यानी ABC। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइसेस। प्रोफेसर जॉन एटॉन्सॉफ एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट इनके साथ में क्लफोर्ड बेरी थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। फिर ये ABC कंप्यूटर, और इसके बाद में ENIAC कंप्यूटर को लाया गया, ठीक है। ENIAC को 1946 में कंप्लीट किया गया, और यहीं से हमने कंप्यूटर की जनरेशन को जन्म दिया, और वहीं से हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन में कौन कौन से चेंजेस थाए, मतलब कि पहले जनरेशन में हमने क्या क्या यूज करना स्टार्ट किया, और यहीं से हमने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर ENIAC, फिर इसके बाद में एडवैक, यूनिवैक, ठीक है, ये यूनिवैक कंप्यूटर है। इसके बाद एडवैक को लेकर आए, और इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, आपको पूरा बताया था। तो यहीं से जनरेशन का जन्म हुआ है। अब हम आपको जनरेशन के बारे में फिर से ले चलते हैं, और फिर से हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को हमने किस कैटेगरी में रखा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात अब हम करते हैं। तो जनरेशन जो है वो 1946 से 1959 तक रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जनरेशन इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड। तो बेसिकली जनरेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज, टर्मिनोलॉजी का हमने जो यूज किया गया, वो कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में चेंज होना है। इनिशियली हमने आपको बताया था कि हार्डवेयर लेवल पर चेंज के कारण से हमने इसको डिस्टिंग्विश किया था, लेकिन आज के समय पर हम इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बेसिस पे कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हैं। आज की डेट तक हम अभी आपसे एक एक चीज डिस्कस करेंगे, और ये देख सकते हैं अब हम द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहले के जनरेशन के कंप्यूटर में देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, और ये फोर्थ जनरेशन, और आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन, यानी अल्ट्रा बुक, स्लिम बुक, नोटबुक, स्मार्टफोन्स, है ना। तो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मशीन्स जो भी हम आज यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। सो हम इनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक जनरेशन के कंप्यूटर को जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या खूबियां थी वो भी अभी हम जानेंगे, और क्या क्या चीजें अभी हम इसमें है वो जानेंगे। So the period of the first generation was from is 1946 to 1959। 1946 से 1959 तक के बीच में जो कंप्यूटर्स आए, उनमें हम क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर CPU, यानी CPU के लिए और मेमोरी दोनों के लिए। ये these tubes like electric bulbs produce a lot of heat and installation used to use frequently, okay। जब इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, तो आप देख सकते हैं कि जब वैक्यूम ट्यूब्स में इलेक्ट्रिक बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाता था जो कि काफी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी पहले इलेक्ट्रिक बल्ब्स का इस्तेमाल करते थे। तो जो पहले के इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ करते थे काफी ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे, और अधिकतर इनमें फ्यूज होने की दिक्कत ज्यादा होती थी। तो काफी सारे, तो इस कारण से ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही इसको अफोर्ड कर सकते थे, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगे आया करते थे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है सिस्टम मैनेजर, जो आपके सिस्टम में, जो आपके कंप्यूटर को हर चीज को मैनेज करते हैं।
तो मैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिस्कस करूंगा तो मैं आपको पूरी चीज इसमें बताऊंगा और क्या क्या चीजें थी, जैसे कि पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप को यूज करते थे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों के लिए। क्या क्या चीज? पंच कार्ड पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप को हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए यूज करते थे। और इस जनरेशन में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज करते थे वो क्या? मशीन कोड। ठीक है, तो बेसिकली देख सकते हैं आप फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर जो मैंने अभी आपको बताए थे, एनिएक, यूनिवैक और एडवेक टाइप के, तो इस तरह के ये कंप्यूटर हमने आपको अभी पहले बता चुके हैं। अब फीचर्स जानते हैं कि बेसिकली इनके फीचर्स क्या हैं। तो पहला फीचर मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब की इस्तेमाल किया जाने लग गया। ठीक है, नंबर 1 कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाने लग गया। दूसरी चीज, सिस्टम अनरिलायबल ज्यादा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बल्ब्स का यूज किया जाता था, इतना उसमें हीट प्रोड्यूस होती थी, तो कई बार बल्ब फ्यूज हो जाते थे, कई सिग्नल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते थे, कई सर्किट डैमेज हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम एरर्स फ्लो करेंगे और जब एरर्स फ्लो करेंगे तो अनरिलायबिलिटी की बात तो बिल्कुल आएगी। इसके बाद में तीसरी बात, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, क्योंकि सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते थे। चौथी बात, बहुत महंगे हुआ करते थे, वेरी कॉस्टली। और पांचवी बात यह है कि जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे इन्वायरमेंट पे इनको रखना पड़ता था कि जहां पर हीट कम हो, राइट। इसके बाद में स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो ऑब्वियसली काफी समय लेते थे इनपुट को लेने में, और आउटपुट को जो भी आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं वो भी बहुत स्लो थी। और ह्यूज साइजेस, मतलब काफी बड़े आकार के हुआ करते थे। इसके बाद में एसी की तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती थी कि बिना एसी के आप उन मशीन्स को आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। नॉन पोर्टेबल, आप इनको कहीं यहाँ से वहां ले जा नहीं जा सकते, एक बार इंस्टॉलेशन कर दिया तो फिर आप इनको यहाँ से वहां कहीं भी नहीं ले जा सकते। कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पहली बिल्कुल सही बात है, काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनकी नीड होती थी, तभी ये मशीन्स हम ऑपरेट कर पाते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए। देन अब मैं आपको जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है, अभी इसमें मैंने आपको एक और चीज है, नेक्स्ट जनरेशन से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये कंप्यूटर्स कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताए थे। एनिएक, एडवेक, यूनिवेक और IBM 701 और IBM 650। तो ये जो है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट जनरेशन यहां से हमने फिनिश किया। और अब हम जानेंगे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। तो क्या है सेकंड जनरेशन, कब स्टार्ट हुआ? तो 1959 से 1965 के बीच में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। और इस जनरेशन में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? सबसे बड़ा चेंज ये आया, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर हमने किसका इस्तेमाल किया? ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चेंज था। क्या चेंज था? कि वैक्यूम ट्यूब से चेंज होकर ये क्या हुआ? ट्रांजिस्टर्स। और जब ट्रांजिस्टर्स आ गए तो ऑब्वियसली काफी सस्ते थे ये, और कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर इम्पैक्ट साइज एंड मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन्स। ठीक है, सो यहाँ पर इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल हम एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब चीजों के लिए करते थे मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल। ठीक है, और इसी जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी यानी फोर्ट्रॉन, कोबोल। अब आपको मैं बता दूं, फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल का कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस। तो इस तरह से ये बिजनेस के लिए यूज की जाती थी। द कंप्यूटर्स यूज्ड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ करता था वो बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा।
तो अभी हमने आपको बताया कि क्या चेंज आया, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर्स। तो अब आप देख सकते हैं ये इस जनरेशन के कंप्यूटर में पहले में और इसमें क्या डिफरेंस आया, कितना छोटा आकार हो गया, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लग गया। देन अब इसमें हम एक बात आपसे डिस्कस और करेंगे कि इसकी फीचर्स को एक बार हम और बता देते हैं आपसे। वैसे तो मैंने बता दिया। नंबर एक, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, reliable in comparison to first generation of computers, smaller size as compared to the first generation computer, less heat generated, ठीक है, less consumed electricity, और कहीं ना कहीं faster than, बिल्कुल, फर्स्ट जनरेशन, स्टिल वेरी कॉस्टली, बिल्कुल सही बात, कम महंगे थे, एसी इनमें भी रिक्वायर्ड था, और ये जो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल का इस्तेमाल किया गया और फोर्ट्रॉन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। सो अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके भी नाम हम देख लेते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर आए इस जनरेशन में। तो देखिए, IBM 1620, IBM 7094, और CDC 1604, CDC 3600, और यूनिवेक 1108। तो ये जो है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। और IBM जो कि मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया था, हरमन होलरिथ ने किया था। तो ये ध्यान आप रखें हमेशा। इसके बाद में थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर का आया तो वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड जनरेशन में एक और बड़ा चेंज आया 1965 से 1971 के बीच में, इसका हम पीरियड बता सकते हैं आपको। और जो थर्ड जनरेशन का में क्या यूज हुआ, देखिए, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हम सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल कर रहे थे, और उससे जो चेंज आया वो ये आया कि हमने आईसीस का इस्तेमाल किया। आईसीस का मतलब ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि यहां पर और ज्यादा छोटे सर्किट्स आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। सो द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड आईसीस in place of transistor. So a single IC has a many transistor. अब एक एक IC में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, रजिस्टर्स लगे हैं, कैपेसिटर्स लगे हैं। ठीक है। तो ये एसोसिएटेड होंगे एक सर्किट में, राइट। सो अब IC को जो इन्वेंट करने वाले थे वो थे जैक किल्बी। ठीक है, जैक किल्बी ने ही IC को इन्वेंट किया। क्लियर। आईसी को इन्वेंट किसने किया, जैक किल्बी ने किया, जैक किल्बी ने किया। ये याद रखें, कई बार फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो एक तो ये पूछा जाता है कि आईसी का यूज किस जनरेशन में हुआ, और आईसी को इन्वेंट किसने किया, तो जैक किल्बी ने किया था। सो दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज, बिल्कुल सही बात है, ये सेकेंड जनरेशन से भी छोटे हो गए, मोर रिलायबल, मोर एफिशिएंट। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया, यानी रिमोट लेवल, रिमोट प्रोसेसिंग कि हम कहां से बैठे हैं दूर से भी ऑपरेट कर रहे हैं, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ बहुत सारे चीजें हम इसमें यूज कर पा रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन सेकेंड 2 to 4 तक गई, कोबोल, पास्कल, PL1, बेसिक, एल्गोल 68, इन प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया गया। अभी मैं आपको इस जनरेशन का कंप्यूटर दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कितना बड़ा चेंज आया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा चेंज आया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। देखिए, अब आप इस बॉक्स को देख पा रहे हैं, ये एक मॉनिटर है और यहाँ पर ये CPU और ये देखिए कीबोर्ड वगैरह। तो ये सब कितना बड़ा चेंज आया अब आप देख सकते हैं। कहाँ हम सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर देख रहे थे और कहाँ अब हम थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर देख रहे हैं। अगर हम आपको पहले जनरेशन का दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट।
सो अब इस जनरेशन के कंप्यूटर में हम जो इसके मेन जो फीचर्स हैं वो एक बार आपको फिर से रिव्यू करा देते हैं। सो नंबर 1 की आईसी यूज की गई, मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशंस, साइज बहुत छोटे हो गए, लेस हीट जनरेटेड, फास्टर हो गए, लेसर मेंटेनेंस, बिल्कुल सही बात, मेंटेनेंस बहुत कम हो गया, कॉस्टली भी कम हो गए, एसी इसमें भी रिक्वायर्ड था, कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, और सपोर्टेड टू हाई लेवल लैंग्वेज। वो कौन से कंप्यूटर्स थे तो उनको भी हम जान लेते हैं। तो द सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड आया वो आया 1971 टू 1980 के बीच में। तो 1971 से 1980 के बीच में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि थर्ड जनरेशन में आईसीज थे, तो आईसी से चेंज होकर के क्या आया, VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, यानी बहुत छोटे सर्किट्स आए। और VLSI circuits having about 5,000 transistors and other circuit elements with their associated circuits on a single chip, यानी कि एक ही चिप में इतने सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे, तो इसलिए बोल दिया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो पॉसिबल टू हैव द माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन, हम ये भी कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स आए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अब फोर्थ जनरेशन computers are more powerful, more compact, more reliable, more affordable, right? तो बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही कॉम्पैक्ट, रिलायबल और अफोर्डेबल थे। सो एज अ रिजल्ट हम आपकी बात करें कि यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी पीसी, जिसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। सो बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि एक टेबल पर रख देते हैं, उस कंप्यूटर का हम कह सकते हैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादातर हुआ। सो इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर पर यूज्ड, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए वो किस तरह का यूज किया गया, रियल टाइम, ठीक है, और टाइम शेयरिंग, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, DBase एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया गया, ठीक है। सो बेसिकली हम इसके देख लेते हैं। देखिए ये वो कंप्यूटर है जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि पीसी, ठीक है। पीसी का नाम दिया गया जहां पर एक व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और इसी को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। सो ये है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो आप आमतौर पर अभी भी यूज कर रहे हैं, और कई ऑफिस और दफ्तर्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है वो पीसी, राइट। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर के फीचर्स मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। तो नंबर 1 VLSI टेक्नोलॉजी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। वेरी चीपर, बिकॉज वेरी चीपर इन द सेंस हम कह सकते हैं थर्ड जनरेशन से सस्ते हैं। पोर्टेबल एंड रिलायबल हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी इजीली आप मूव कर सकते हो, ठीक है। और इसी हम जनरेशन में कह सकते हैं यूजेस ऑफ पीसी, यानी पर्सनल कंप्यूटर का यूज बढ़ा। वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे साइज के हैं, क्योंकि अब हम उन कंप्यूटर से अगर कंपैरिजन करें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन में आए हैं तो उनसे तो बहुत ही छोटा साइज है। यहाँ पर पाइपलाइन प्रोसेसिंग का भी यूज किया गया, एक टेक्नोलॉजी जो कि है पाइपलाइन प्रोसेसिंग, जो हम सीपीयूज में और उसमें यूज करते हैं। यहाँ पर इस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी हीटिंग इनमें नहीं होती जिनके लिए एसी की रिक्वायरमेंट हो।
या हम कहते हैं कि इतना हीट जनरेट नहीं करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट्स बहुत छोटे हैं। आईसीज का इस्तेमाल किया गया, आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही लेस कंज्यूम्ड हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, राइट। सो ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स, ये भी हम कह सकते हैं कि नेटवर्क की फील्ड में भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और यहीं से हम कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया, और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया गया। नेटवर्किंग बेसिकली क्या है, जो मैं आपको बता देता हूं। नेटवर्किंग का मतलब कि अगर मुझे किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, आमतौर पर जैसे पहले हम एक लेटर लिखा करते थे और पोस्ट ऑफिस जाया करते थे और अपने मैसेज को कन्वे किया करते थे, तो किसी न किसी मोड या नेटवर्क के माध्यम से जाया करता था। पर अब कंप्यूटर के इतिहास में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, और वहां से नेटवर्किंग की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको एक जगह यहाँ से बैठे इंडिया के किसी भी प्लेस में, किसी भी ऑफिस में अगर आपको कोई मैसेज भेजना होता है तो आप ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, या आज के बहुत सारे ऐप्स आ गए जिनके माध्यम से हम अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं। ग्रेट डेवलपमेंट्स, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स, और कंप्यूटर बिकेम इजीली अवेलेबल, ये भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर आज बहुत ही इजीली अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ, पोर्टेबिलिटी हुई, रिलायबिलिटी हुई, और इनके फीडबैक भी बहुत अच्छे, तो डेफिनेटली इनकी अवेलेबिलिटी भी कई सारी कंपनीज ने इनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये इस जनरेशन की खूबियां थी। और अब मैं आपको जो लास्ट जनरेशन अभी इसके जो कंप्यूटर्स में जो यूज किए गए, देखिए वो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो DEC10 स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर के नाम से यूज किया गया। तो कई बार पूछ लिया जाता है सुपर कंप्यूटर कौन सा है। और क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, एक और मैं आपको सुपर कंप्यूटर की ही कैटेगरी में बता दें, परम, जो कि इंडिया में बनाया गया था, परम, ठीक है। तो ये परम जो क्वालिटी भी, परम जो हम कह सकते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की रेंज में ही आता है, ठीक है। तो ये कई बार जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। परम, परम जो सीरीज आई थी वो सुपर कंप्यूटर के लिए आई थी। फिर ऐसे परम शायद 1000 या 2000 ऐसे जो नाम थे, तो वो भी परम की सीरीज में ही, यानी सुपर कंप्यूटर की सीरीज में ही थे। अब हम जानेंगे अपनी लास्ट जनरेशन जो अभी तक चल रही है, 1980 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो 5th जनरेशन ही चल रहा है। और हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। तो ULSI यानी अल्ट्रा VLSI से, देखिए 5th जनरेशन में जो VLSI है, VLSI टेक्नोलॉजी तो है ही, ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, so resulting in the producing of the microprocessor chips having 10 millions of electronic components। अब आप समझ सकते हैं कि कितने फास्ट प्रोसेसिंग होगी। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक एक माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। So this generation is based on the parallel processing hardware, and AI means artificial intelligence। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हम इसको हिंदी में बोलते हैं। सो प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। AI is an emerging branch in a computer science which interprets the means and method of making computers think like human beings। मतलब जैसे हम सोचते हैं उसी तरह से आज कंप्यूटर में हम इंटेलिजेंस ही डाल रहे हैं। सो ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, .NET आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट की हो, चाहे वो डेटाबेस डेवलपमेंट की हो, चाहे वो नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए हो, सभी के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल आज के समय में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम AI के साथ साथ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही हाई डेफिनेशन, बहुत ही हाई क्वालिटी डेवलप, हाई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं
एकदम मॉडर्न एरा में जो हम आज बात कर रहे हैं कि हर चीज कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, हर चीज रिमोट से ऑपरेट होती है, हर चीज हमारे स्मार्टफोन से ऑपरेट होती है। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है जहां पर हम बैठे हुए हैं आज 5th जनरेशन की कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी में अगर हम जब से देखा जाए 1946 से देखा जाए तो कितना बड़ा चेंज आज हम देख रहे हैं, राइट। सो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं बेसिकली उनमें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल आप देख समझ सकते हैं कि किस तरीके का देखिए आप कंप्यूटर है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल नोटबुक की तरह ही दिख रहा है। इसके बाद में आप इसको फीचर्स मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ एआई का इंक्लूड किया गया। तो रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स में, गेमिंग यानी गेमिंग के सॉफ्टवेयर बनाने में या गेम प्लेइंग में, सो डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। सो ये सभी चीजों में एआई का बहुत बड़ा रोल है। और आज सबसे ज्यादा आपको मैं बता दूं, चाइना में कई होटल्स में भी मैं आपको बता दूं जो वेटर्स के रूप में रहते हैं उनमें रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके पास आएंगे, ऑर्डर लेंगे और ऑर्डर के बाद में आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एआई ने सबसे बड़ा अपना मैं कह सकता हूँ योगदान दिया है। और कहीं ना कहीं जो चेंजेस आया है बहुत बड़ा चेंज है। जो आज ह्यूमन कर सकता है वो एक कंप्यूटर भी कर सकता है। उसमें भी वही सोचने की क्षमता हम डेवलप कर रहे हैं जो एक ह्यूमन सोच सकता है। तो मशीन को हम एक्सपर्ट मशीन बना रहे हैं कि वो सारे डिसीजंस खुद ले सके, ठीक है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग की जा रही है कि कंप्यूटर जो है डिसीजन मेकिंग भी बन जाए और हम कहीं ना कहीं डिसीजंस ले पाए। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज इस कंप्यूटर के एज में हमने देखा। देन इसके बाद अब मैं आपको एक बार जल्दी से इसके भी फीचर्स बता देता हूं। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट, एडवांसमेंट है पैरेलल प्रोसेसिंग का, एडवांसमेंट है सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का, मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। जो आज हम देखते हैं ग्राफिकली इतना ग्राफिक कार्ड्स आज आप लेने जाते हैं तो ग्राफिक कार्ड्स मिलता है आपको। जब आप गेम खेलते हैं तो आपको समझ आता है कि क्या मजा आता है आपको गेम खेलने में। जब भी आप कहीं बोलते हो तो वहाँ पे ग्राफिक्स का इस्तेमाल, कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट द चीपर रेट्स। आज हम कंप्यूटर को मुश्किल से 25 से 30 हजार में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर हम आज कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, जबकि ये शायद पहले कभी पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आए वो मैं आपको बताता हूँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, अल्ट्रा बुक नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जनरेशन्स को समझा आज के समय में। तो हमने आपको जनरेशन फर्स्ट से लेकर के 5th तक की पूरे जो भी कंप्यूटर्स के जनरेशन्स थे वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर की जनरेशन्स का वीडियो क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो ये मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब भी करें और कहीं ना कहीं आपके यूज़ में आएंगे। आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं आप उनको भी शेयर करें ताकि वो जान सकें। और इस वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी मतलब कि मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन जनरेशन से भी कंप्यूटर्स में सवाल पूछ लिए जाते हैं आमतौर पर, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग करिकुलम में, कॉलेज के करिकुलम में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।